सम्राट अशोक, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक महान राजा, शांति का दूत, है ना? लेकिन क्या अशोक की कहानी बस इतनी ही सीधी सादी है, या फिर इस कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी है, थोड़ी ज्यादा उलझी हुई, ज्यादा गहरी? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असली अशोक कौन था। मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने ये बात कही थी और बिल्कुल सही कही थी। इतिहास में इतने राजा महाराजा हुए, पर अशोक का नाम आज भी एक अलग ही चमक रखता है। दुनिया उन्हें एक आदर्श राजा मानती है, लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस चमक के पीछे की कहानी थोड़ी पेचीदा है और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली भी। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस अशोक की जिसे हम सब जानते पहचानते हैं। वो कहानी जो स्कूल की किताबों से लेकर किस्सों तक में हमें सुनाई जाती है। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में एक ऐसा साम्राज्य जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हो, मतलब लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अशोक के कब्जे में था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। और यहीं पर अशोक की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मतलब एक ही इंसान के दो रूप। एक तरफ चंडाशोक यानी एक बेरहम राजा, जिसके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि उसने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला था। और दूसरी तरफ धर्माशोक यानी एक ऐसा राजा जो शांति और धर्म की बात करता है। सवाल तो यही है कि एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? जो कहानी हम सब सुनते आए हैं, उसके हिसाब से इस बड़े बदलाव की वजह थी एक जंग। एक ऐसी जंग जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, कलिंग का युद्ध। अपने साम्राज्य को पूरा करने की धुन में अशोक ने अपनी पूरी ताकत कलिंग पर झोंक दी। यह उसके साम्राज्य का आखिरी हिस्सा था जिसे जीतना बाकी था, और ये जीत मौर्य साम्राज्य के इतिहास की सबसे खूनी जीत बनने वाली थी। इस जंग का नतीजा भयानक था। खुद अशोक के लिखवाए गए शिलालेख बताते हैं कि इस जंग में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख! और ये तो सिर्फ मरने वालों का आंकड़ा था। इसके अलावा 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से उखाड़ फेंका गया। सोचकर देखिए कितनी बड़ी तबाही मची होगी। और कहानी के मुताबिक इसी तबाही को देखकर अशोक का दिल बदल गया। कहते हैं कि उस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और ये वही कहानी है जो हम सब सुनते आए हैं कि जंग की उस भयानक तस्वीर ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसके बाद तो जैसे अशोक बिल्कुल ही बदल गए। उन्होंने लोगों और यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई। उन्होंने धम्म की एक नई नीति शुरू की, मतलब सही रास्ते पर चलने की नीति। और तो और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बेटी तक को दूसरे देशों में भेज दिया। सुनने में ये कहानी कितनी अच्छी लगती है ना? एक बुरे राजा का अच्छा बन जाना। लेकिन इतिहास इतना सीधा और सरल नहीं होता। अब वक्त है कहानी के दूसरे पहलू को देखने का, जो शायद इतना अच्छा न लगे। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में अचानक हुआ एक हार्ट चेंज था, या फिर ये एक बहुत सोची समझी चाल थी, अपनी इमेज बनाने के लिए गढ़ी गई एक कहानी? अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब देखिए, जो पुराने ग्रंथ मिलते हैं उनमें ही बड़ा कन्फ्यूजन है। श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि अशोक तो कलिंग युद्ध से काफी पहले ही बौद्ध बन चुका था, लेकिन अशोक के खुद के शिलालेख कहते हैं कि उसका दिल युद्ध के बाद बदला। तो भाई सच क्या है, पहले बदला या बाद में? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अशोवदान जैसे कुछ और बौद्ध ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि बौद्ध बनने के बाद भी अशोक की क्रूरता रुकी नहीं थी। मतलब इन किताबों के हिसाब से अशोक ने बुद्ध का एक अपमानजनक चित्र बनाने पर पता है क्या किया? 18,000 लोगों को मौत के घाट उतारने का हुक्म दे दिया। एक और किस्सा है कि उसने जैन धर्म के लोगों के सिर पर इनाम रख दिया था। और तो और एक टॉर्चर चेंबर बनाए रखने की भी बात कही गई है, जिसे अशोक का नरक कहते थे। अब ये सब बातें उस शांति दूत वाली इमेज से तो बिल्कुल मैच नहीं करती है ना? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग अशोक हैं, एक जो बदल गया और दूसरा जो शायद कभी बदला ही नहीं। तो सच क्या है? शायद इसका जवाब अशोक के एक राजा होने में नहीं, बल्कि एक शातिर पॉलिटिशियन होने में छुपा है। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने अपनी इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसका सबसे बड़ा सबूत शायद ये है,
अशोक ने अपने पछतावे के बारे में बड़े बड़े पत्थर के खंभों पर लिखवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि कलिंग में, जहां ये सारी तबाही मची थी, वहां के शिलालेखों में इस पछतावे का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं मिलता। क्या यह अजीब नहीं है? या फिर ये एक बहुत ही चालाकी भरा पॉलिटिकल मूव था? अशोक ने खुद को एक टाइटल दिया था, प्रियदर्शी। इसका मतलब होता है जो देखने में सुंदर हो। ये एक तरह की पर्सनल ब्रांडिंग थी, खासकर तब जब कुछ पुरानी कहानियों में ये कहा गया है कि उसके पिता उसे उसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से पसंद नहीं करते थे। तो शायद असली तस्वीर ये है कि अशोक का धर्म को अपनाना सिर्फ एक आध्यात्मिक बदलाव नहीं था, ये एक मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। इतने बड़े साम्राज्य को, जहां अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उन्हें एक साथ जोड़े रखने का एक तरीका, शांति और धर्म की भाषा, सबको एक साथ लाने का सबसे अच्छा तरीका था। और अशोक की ये सियासी विरासत आज भी हमारे साथ है। सारनाथ का ये जो मशहूर लायन कैपिटल है, यही तो आज हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, एकता और शक्ति का प्रतीक। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है वो भी वहीं से लिया गया है। इससे पता चलता है कि अशोक की वो साफ सुथरी महान राजा वाली कहानी आज़ाद भारत के लिए कितनी जरूरी बन गई। एक नए देश को एकता के प्रतीकों की जरूरत थी और अशोक की कहानी बिल्कुल फिट बैठती थी। तो आखिर में सवाल वही है, अशोक कौन था? एक संत जिसने सच में पश्चाताप किया, एक पापी जिसकी क्रूरता कभी खत्म नहीं हुई, या फिर एक जीनियस राजनेता जो जानता था कि राज करने के लिए धर्म और ताकत दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है? शायद वो ये सब कुछ था, और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी अशोक की कहानी हमें इतना खींचती है।